तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो आपके इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स डिस्कस करने हैं, जिसके अंदर स्पेशली आपका एल्केप्टोन यूरिया या दूसरी आपके जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज आती है उनको डिस्कस करना है। उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैटेकोलामीन जो सिंथेसिस है या जो टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो डिसऑर्डर्स है वो आपके इस पाथवे से रिलेटेड है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली रिलेटेड टू अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। के आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि आपके पास जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलानीन है, फिनाइल एलानीन आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन बनाएगा, ठीक है। अब ये जो टायरोसिन है ये कैसे बनाएगा? विद द हेल्प ऑफ BH4। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आपने फिनाइल एलालीन से टायरोसिन बनाना है तो आपको क्या चाहिए? BH4 चाहिए। इसी तरह जो टायरोसिन है वो बाद में थायरोक्सिन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो आपका टायरोसिन है अगर आप BH4 ऐड करेंगे तो ये डोपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये डोपा आपका आगे मेलानिन जो है ना वो बना सकता है। इसी तरह अगर आप डोपा को B6 देंगे, ठीक है, तो आपका डोपामीन प्रोड्यूस होगा। डोपामीन से आपने नोरेपिनेफ्रिन बनाना है, उसके लिए आपको विटामिन सी चाहिए। और उसके बाद नोरेपिनेफ्रिन से आपने एपिनेफ्रिन बनाना है, ठीक है। इसके लिए आपको अगेन जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सेम, ये एंजाइम है, ये आपको चाहिए होगा। ये आगे हम लोग सारा पाथवे, ये जो फर्स्ट पाथवे ना ये सारा आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिप्टोफैन। अब जो ट्रिप्टोफैन है वो आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है नियासिन के अंदर और सेरोटोनिन के अंदर। लेकिन अगर आपने नियासिन बनाना है तो विटामिन B2 और B6 चाहिए, ठीक है। और जो नियासिन है वो फिर आपकी बॉडी के अंदर आगे जाके NAD पॉजिटिव या NADP पॉजिटिव बनाएगा। जो सेरोटोनिन है ये आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन बनाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपने ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनाना है तो उसके लिए आपको BH4 या B6 चाहिए विटामिन, ये आप लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका हिस्टामीन है, हिस्टामीन से जो हिस्टाडीन है, हिस्टाडीन से आपका हिस्टामीन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के अंदर अगर आप विटामिन B6 ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पोर्फायरिन के अंदर, और जो पोरफायरिन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा हीम के अंदर। उसके बाद आपका ग्लूटामेट आता है। ग्लूटामेट से आप गाबा भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6। और अगर आप विटामिन B6 फर्दर ऐड करेंगे तो उससे आप ग्लूटाथायोन भी बना सकते हैं। उसके बाद आपका आर्जिनिन आता है। आर्जिनिन से आप क्रेटिनिन, यूरिया, नाइट्रिक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ BH4 जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये एग्जाम के अंदर कैसे इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाएगा? अब देखिए एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यूज आएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो हिस्टामीन है वो कौन से अमीनो एसिड से ड्राइव होता है, तो अब करेक्ट आंसर होगा हिस्टाडीन। अगर इस तरह एमसीक्यूज नहीं आएगा तो वो पूछ सकते हैं कि जो आपका हिस्टामीन है इसकी सिंथेसिस के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए, तो वो विटामिन B6 होगा। तो दो तरह से एमसीक्यूज जो है ना वो आपका इस टॉपिक में से आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिकर्सर किस अमीनो एसिड से बने, उस प्रिकर्सर को बनाने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए। ये दो चीजें आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर जो है ना वो कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेकोलामीन की सिंथेसिस, ठीक है। कैटेकोलामीन क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर ये जो एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, ठीक है, डोपामीन, जो एसिटाइलकोलिन है, ये सारे के सारे कैटेकोलामीन जो है ना वो डेरिवेटिव्स होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज को तोड़ते हो, तो जब आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन की ब्रेकडाउन होती है तो उसकी वजह से कुछ जो है ना वो प्रिकर्सर्स कह लो कि प्रोडक्ट बनेंगे जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिनाइल एनालीन, ठीक है। फिनाइल फिनाइल एनालीन क्या है? ये अमीनो एसिड है। अब आपने क्या करना है? फिनाइल एनालीन को कन्वर्ट करना है टायरोसिन के अंदर। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। इस एंजाइम को काम करने के लिए ये BH4 चाहिए, जिसको टेट्रा हाइड्रोबायोटिन बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, टेट्रा हाइड्रोबायोटिन। ये आपको पता होना चाहिए। ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज को काम करने के लिए चाहिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर या तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है या उसकी बॉडी के अंदर BH4 नहीं है। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर आपके पास फिनाइल एलानीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स इंशाल्लाह। तो ये फर्स्ट डिसऑर्डर हमने आगे डिस्कस करना है। उसके बाद जो टायरोसिन है, टायरोसिन के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाए टायरोसिन से होमोजेनिस्टिक एसिड के अंदर।
सेकंड ऑप्शन ये है कि जो टायरोसिन है वो आपका एल डोपा के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर ये होमोजेनिस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जो होमोजेनिस्टिक एसिड होगा वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड। और ये जो आपके पास मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट के अंदर, और जो फ्यूमरेट है वो आपका आगे एंटर हो जाएगा टीसीए साइकिल के अंदर। अब हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो होमोजेनिस्टिक एसिड है, अगर इसने आपके पास मिलाइल एसिटो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना है तो हमें एंजाइम चाहिए होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होगा, इस एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज डेवलप होगी जिसको बोलते हैं अल्केप्टोन यूरिया। अल्केप्टोन यूरिया क्या है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा जब होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा। इसको भी आगे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये दो डिसऑर्डर आपकी हो गए। ये स्पेशली जो आपके पास टायरोसिन या कैटेकोलामिन सिंथेसिस पाथवे, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे डिसऑर्डर जो है ना वो इस पाथवे से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अगर आपने टायरोसिन से एल डोपा बनाना है तो उसके लिए आपको टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, और इस एंजाइम के लिए आपको BH4 चाहिए होगा। उसके बाद आपका जो एल डोपा है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो सकता है मेलानिन के अंदर किसकी मदद से? टायरोसिनेज एंजाइम की मदद से। अब यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज है कि हमारे पास अगर टायरोसिन एंजाइम नहीं होगा तो कौन सी डिजीज डेवलप होगी? वो होगा एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म आपका थर्ड डिसऑर्डर है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पाथवे से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपका एल डोपा बन गया है तो एल डोपा से आप डोपामीन भी बना सकते हैं। किसकी मदद से? डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। और इस एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए विटामिन B6। अब यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज है, वो लोग जिनको पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स के अंदर हम लोग एक ड्रग देते होते हैं, उस ड्रग को बोलते हैं कार्बिडोपा। ठीक है, वो जो ड्रग होती है कार्बिडोपा, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगी? डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। तो ये जो कार्बिडोपा ड्रग है ये इसको जाके इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये डोपामीन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पाथवे आता है, ठीक है, जो डोपामीन है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा नोरएपिनेफ्रिन में। किसकी मदद से? अगेन डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से। और इस एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए विटामिन सी। अब ये जो नोरएपिनेफ्रिन है ये आपका दो चीजों के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। या तो ये नॉरमेटिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, या फिर ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन के अंदर। किसकी मदद से? ये आपका यहाँ पे एंजाइम लिखा हुआ है, फिनाइल एथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब ये जो एपिनेफ्रीन है ये बाद में कन्वर्ट होगा मेटनेफ्रीन के अंदर, और आपका जो मेटनेफ्रीन है ये फिर कन्वर्ट होगा आपका विनाइल मिलेनिक एसिड के अंदर। किसकी मदद से? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की मदद से। फिर ऊपर जो आपने नॉरमेटनेफ्रिन है वो भी आपका कन्वर्ट हो सकता है मिलाइल मिलेनिक एसिड के अंदर। किसकी मदद से? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की मदद से। तो भाई ये पाथवे आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका डोपामीन है, डोपामीन आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है होमोविलेनिक एसिड के अंदर। तो ये सारी जो है ना वो आप लोगों को पाथवे के अंदर जो भी एंजाइम्स आते हैं, बेसिकली इसको आपने एंजाइम के तौर पे याद रखना है। ठीक है, जिस पाथवे के अंदर जो एंजाइम उसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना, हमने उसको ज्यादा जो है ना वो पिक करना है। उसमें हमारे पास एक ये फिनाइल एलामीन हाइड्रोक्सिलेज है, उसके बाद आपका टायरोसिनेज है, उसके बाद आपका होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज है, और उसके बाद ये जो आपका कार्बिडोपा के लिहाज से है, और सेकंड आपका ये कोर्टिसोल के लिहाज से। क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये इस पाथवे को रेगुलेट करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो है ना वो फिर आपके एग्जाम के अंदर वो एमसीक्यूज पूछते होते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो पाथवे था जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करना था। अब हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जो है ना वो इन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करें, ताकि आपके जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो एटलीस्ट आपके पास जो है ना वो कवर हो जाए। सब लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह आगे जो फर्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे वो आपके पास आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अब हम इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। इसको पढ़ने से पहले हमारे पास ये जो है ना एक कह लें कि एक एंजाइम का पाथवे है, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पाथवे पता है तो फिर ये डिजीज इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? फिनाइल एलानीन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो फिनाइल एलानीन ये क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है।
ठीक है। और अमाइनो एसिड, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। ठीक है। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप डाइटरी प्रोटीन लेते हैं जिसमें ये अस्पार्टेम है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो एंडोजीनियस प्रोटीन्स होती हैं उनसे एक प्रोडक्ट होती है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलानीन। ठीक है। ये जो फिनाइल एलानीन है ना, ये फिर आपकी बॉडी के अंदर आगे कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर। किसकी मदद से? एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करेगा? फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करेगा टायरोसिन के अंदर। ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपका ये जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ना, इसको BH4 भी चाहिए। अगर BH4 होगा तो ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा, फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट कर देगा टायरोसिन में। और जब आपके पास ये एंजाइम टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करेगा तो BH4 आपका कन्वर्ट हो जाएगा BH2 के अंदर। ठीक है। अब ये जो BH2 है, ये वापस अपना जो है ना वो BH4 के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये पाथवे कंटिन्यू रहते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर BH2 बन जाए और बाद में ये BH4 में कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा? आपका फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये BH4 चाहिए। तो अब वो कौन करेगा? डाई हाइड्रो पेटेरिडीन रिडक्टेज। ये क्या करते हैं? BH2 को कन्वर्ट करेगा BH4 के अंदर, और ये जो BH4 है ये वापस फिर आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करेगा टायरोसिन के अंदर। और इस पाथवे के अंदर फिर आपका जो NADH है वो H के साथ मिल के आपका NAD पॉजिटिव बनाएगा। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अब ये चीजें अगर आपको पता है तो फिर ये डिजीज आपको जो है वो समझ आएगी। अब हम कोशिश करते हैं कि इस डिजीज को जो है ना वो डिस्कस करें। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन कि फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है। तो भाई आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया इट इज एन इनबोर्न एरर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड जो मेटाबॉलिज्म है ना, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब उससे रिलेटेड डिसऑर्डर कैसे है? कि इसकी बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसी होती है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, अगर ये एंजाइम हो लेकिन इसके बावजूद आपकी बॉडी के अंदर BH4 की डेफिशिएंसी हो जाए, इन दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ये डिजीज डेवलप होगी। अब वो कैसे डेवलप होगी वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, तो क्या होगा? जो फिनाइल एलानीन है ये कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन के अंदर। ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो फिनाइल एलानीन है ये टॉक्सिकली जो है ना वो अकोमुलेट हो जाएगा। जब ये आपकी बॉडी के अंदर अकोमुलेट होगा तो इससे फिर आपकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन डेवलप होगी वो फिनाइल कीटोन यूरिया होते हैं। अब इसको फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों बोलते हैं? उसकी रीजन ये है कि जो ये फिनाइल एलानीन है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर बाद में कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन्स के अंदर। ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर MCQs आए कि फिनाइल कीटोन्स कौन सी है, तो उसमें आपके पास एक आता है फिनाइल एसीटेट, उसके बाद आता है फिनाइल लैक्टेट, और थर्ड आता है आपके पास फिनाइल पायरोवेट। दीज आर दी थ्री कीटोन जो आपकी किससे प्रोड्यूस होती है? फिनाइल एलानीन। अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन अकोमुलेट हो जाएगा। जब ये अकोमुलेट होगा तो जहरी बात है ये आपकी बॉडी में कीटोन ज्यादा बनाएगा, फिनाइल कीटोन ज्यादा बनाएगा। तो जब आपकी फिनाइल कीटोन ज्यादा बनेगी वो सारी की सारी आपके यूरिन में जाएंगी, उससे क्या होगा? कीटोन यूरिया होगा। उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल मतलब क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर ये जो फिनाइल कीटोन बॉडीज आ रही हैं। ठीक है। और कीटोन यूरिया का मतलब क्या है? कि जब आपके वो यूरिन में जाएंगी तो उसको कीटोन यूरिया बोलेंगे। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ये जो आपका डिसऑर्डर है इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो इट इज दी ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये प्लीज आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर मेन जो डिफेक्ट आता है वो कौन से क्रोमोसोम का आता है, आपकी बुक में तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों ने नोट करना है कि बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम है 12Q23.2, ये आप लोगों ने क्रोमोसोम जो है ना वो पोजीशन याद रख लेनी है। 12Q23.2 ये जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं PAH जीन। ठीक है। इस जीन की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है?
आपकी बॉडी के अंदर फिर जो है ना ये डिजीज डेवलप होती है। ये आपने याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो जेनेटिक्स के लिहाज से था, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी आती है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने स्पेशली जो है ना इसके सिम्टम्स को पढ़ना है। अब देखिए, पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले आप लोगों ने ऑलरेडी पीछे ये पाथवे पढ़ ली है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करेगा टायरोसिन के अंदर। ये आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा हुआ है। और इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, BH4 चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर BH4 नहीं होगा या ये एंजाइम नहीं होगा, तो दोनों सूरतों के अंदर क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ये डिजीज डेवलप हो सकती है। अब क्या होगा जब आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलानीन है वो अकमुलेट हो जाएगा। जब वो अकमुलेट होगा तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल कीटोन्स के अंदर। और 3 फिनाइल कीटोन आपको पता होने चाहिए, या आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब आप लोग खुद सोचें कि जब आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन ज्यादा होगा, और क्योंकि ये आगे टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और आप लोगों ने पीछे पढ़ा है भाई, जो टायरोसिन है वो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत जरूरी है। टायरोसिन से आपका थ्रोक्सिन बनता है, डोपामीन बनता है, मेलानिन बनता है, नोर या एपिनेफ्रिन बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में टायरोसिन नहीं बनेगा, तो टायरोसिन ना बनने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये जो स्पेशली आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, ये जो मेलानिन आता है, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक तो मसला ये है कि फिनाइल एलानीन के ज्यादा होने के सिम्टम आएंगे। दूसरा मसला ये होगा कि टायरोसिन से ना बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी के भी सिम्टम आएंगे। तो ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और दूसरी बात, एक और चीज याद रखें भाई, ये जो फिनाइल एलानीन होते हैं ना, ये आपका न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ये बहुत ज्यादा अगर accumulate हो जाए तो ये न्यूरोटॉक्सिक आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा। उससे फिर आपको ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके साथ साथ आपको सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो ब्रेन का साइज है वो छोटा हो जाएगा, माइक्रोसेफली हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये आपको इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस डिजीज के जो मेन क्लिनिक फीचर्स हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग ऑर्गन के लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट, बच्चे को सिम्टम आएंगे कब, आफ्टर बर्थ बच्चे को सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जो मिटरनल सर्कुलेशन होती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो फिनाइल एलानिन को क्लियर कर देती है। डेट्स वाई बच्चे मतलब वो सिम्टम नहीं आएंगे। जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा ना, तो डिलीवरी के बाद तो जहरी बात है, बच्चा बाहर आ गया, तो उस कंडीशन में तो माँ जो है ना वो नहीं उसकी सर्कुलेशन से फिनाइल एलानिन को रिमूव कर सकती। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, बच्चे की बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, वो फिर आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लेके आएगा। उसके अंदर आपको उसमें स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, उसमें आपको सीजर्स हो सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंटल डिले होगा। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं होगी, बच्चे को हेड का साइज छोटा होगा, माइक्रोसेफली होगी। उसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है बच्चे को मोटर प्रॉब्लम्स होगी। तो ये आप लोगों ने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम की। साइकोलॉजिकल सिम्टम में क्या होगा, अब बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपकी बॉडी के अंदर ये चीज न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, बच्चे के न्यूरॉन्स टॉक्सिकली डैमेज होंगे। जब वो डैमेज होंगे तो वो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में हाइपर एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चे को मूड डिसऑर्डर्स होंगे। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम की। फिजिकल में क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा टायरोसिन से बनता है मेलानिन, और मेलानिन आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके कलर के लिए, ठीक है, आपकी आइस के लिए बहुत जरूरी है। उसकी वजह से फिर क्या होगा, जब मेलानिन नहीं होगा तो बच्चे की स्किन थोड़ी फेयर होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बच्चे के हेयर का कलर लाइट होगा, बच्चे की आइज आपके पास ब्लू होंगी। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चे का जो स्मेल है वो थोड़ी मस्टी होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं मोसी ऑर्डर या मस्टी। अब इसका भी रीजन है कि पर्सन की जो फिजिकल स्मेल होगी, ठीक है, उसकी रीजन क्या है, क्यों वो मस्टी या आपके पास मोसी ऑर्डर की होगी। उसकी रीजन ये होती है कि ये जो फिनाइल एसीटेट है ना, ये फिर क्या करती है, आपके यूरिन या स्वेट के अंदर जाती है। मतलब अगर आपकी स्वेटिंग होती है तो जहरी बात है फिर आपको स्मेल तो आएगी।
ठीक है। अगर ये आपके यूरिन में जाता है तो भी क्या होगा, आपको स्मेल आएगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर जो बच्चे से स्मेल आ रही होती है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि जो आपके पास फिनाइल एसीटेट एक फिनाइल कीटोन है, ये बेसिकली यूरिन या स्वेटिंग जो है ना वो स्वेट के अंदर जाके ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद बच्चे को एक्जिमा होगा। तो ये फिजिकल सिम्टम आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे की ग्रोथ की, तो भाई ग्रोथ क्या होगी बच्चे की? डिलेड होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया होता है ना, ये बेसिकली दो तरह का होता है। यहाँ पे भी उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया ये वैसे कितनी टाइप्स का होता है। ठीक है, एक है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया। क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया का मतलब होता है इस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, और ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एक टाइप है उसको बोलते हैं ए टिपिकल। ठीक है, ए टिपिकल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं मिलिग्नेंट फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये जो टाइप है ना, ये बेसिकली आपको तब होती है जब आपकी बॉडी के अंदर BH4 नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो ए टिपिकल या मिलिग्नेंट टाइप है उसमें आपकी बॉडी में BH4 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो नहीं बनेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया एंड व्हाट इज एटिपिकल या मिलिग्नेंट फिनाइल कीटोन यूरिया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के बारे में आप लोगों ने क्या याद रखना है? सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जब भी बच्चा पैदा होता है ना, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या होता है, फॉरनली जो है ना वो स्क्रीन किया जाता है। न्यू बोर्न स्क्रीनिंग होती है, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं भी होता। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे क्या होता है, न्यू बोर्न की स्क्रीनिंग होती है। जैसे बेबी पैदा होता है तो उसमें ये चेक किया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लोग प्लाज्मा जो अमाइनो एसिड का लेवल होता है ना फिनाइल एलानीन का, वो देखते हैं। फिनाइल एलानीन का लेवल ज्यादा होता है, टायरोसिन का लेवल जो है ना वो कम होता है। लेकिन बाज दफा हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग भी कर लेते हैं, किसके लिए? PAH को देखने के लिए, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज को देखने के लिए। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद अच्छा, अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए हाउ वी कैन डिफरेंशिएट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया एंड एटिपिकल फिनाइल कीटोन यूरिया, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया एंड एटिपिकल फिनाइल कीटोन यूरिया? बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो, आपने ये पढ़ा कि जो एटिपिकल है ना, ये आपको BH4 की वजह से होता है। जो क्लासिकल है ना, वो PAH की वजह से होता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक मरीज आया, मैं कर कहता हूँ उसकी उसको BH4 दे देता हूँ। अगर मैं उसको BH4 देता हूँ और उसकी डिजीज खत्म हो जाती है, तो आप लोग मुझे बताओ उसको कौन सी टाइप होगी, एटिपिकल होगी या क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया होगी? अगर उस पर्सन की बॉडी के अंदर आपने BH4 को लोड किया है, ठीक है, उस लोड करने के बाद उसकी डिजीज के अंदर कह लो कि जो सिम्टम उसके खत्म होते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे को कौन सी टाइप होगी? तो वो आपके पास होगा ए टिपिकल टाइप। ठीक है, इस टेस्ट को बोलते हैं BH4 लोडिंग टेस्ट। तो ये आप लोगों ने भाई इसके अंदर याद रखना है। ये टेस्ट बेसिकली इस डिजीज को जो है ना वो डायग्नोस करने के लिए हम लोग अक्सर यूज कर लेते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है? बेसिकली आप लोगों ने कोशिश करनी है, सबसे पहले बच्चे का फिनाइल एलानीन का लेवल कम रखो। ठीक है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी है, बच्चे को बताना है हाई प्रोटीन फूड नहीं लेनी, मीट, डेयरी, नट्स, बीन्स, एग्स, और जो आपका ये अस्पार्टेम है, इनसे बच्चे ने क्या करना है? अवॉइड करना है। बच्चे को अपने टायरोसिन देना है, ये आपने प्लीज याद रखना है, बच्चे को अपनी टायरोसिन देना है। उसके साथ साथ आपने बच्चे को स्पेशल फार्मूलाज देने हैं, जो फिनाइल एलानीन फ्री प्रोटीन फार्मूलाज होते हैं इन्फेंट्स के लिए। फिर उसके बाद बच्चे को आपने BH4 सप्लीमेंट देना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, वो ज्यादातर जो है ना वो लाइक रिकमेंड की जाती है कि आप बच्चे के जो सिम्टम्स है ना उसको जो है ना वो मैनेज करो। ठीक है, उसके अंदर आपने डाइट को देखना होता है। ठीक है, जो चीज बच्चे की बॉडी में नहीं है, वो जो टायरोसिन है, BH4 है, वो आपने बच्चे को देनी है। तो ये थोड़ा सा ना ट्रीटमेंट के लिहाज से आप लोगों ने याद रखना है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं कि उसने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया वो आपकी बॉडी में तब होता है जब आपकी बॉडी में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी। उस कंडीशन में आपका टायरोसिन एसेंशियल होगा। अब भी सिंपल सी बात है भाई, अगर फिनाइल एलानीन कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, तो टायरोसिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये एसेंशियल बन जाएगा।
ठीक है। और दूसरा, फिनाइल एलानिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। जब इसका लेवल ज्यादा होगा तो ये आपकी बॉडी में फिनाइल कीटोन्स बनाएगा। फिनाइल कीटोन्स कौन सी है, ये उसने लिखा हुआ है, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल लैक्टेट है, फिनाइल पारुवेट है। और जब इसका लेवल ज्यादा होगा तो ये आपके यूरिन में जाएंगे। फिर उसने लिखा है कि BH4 की जब डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, क्योंकि जो BH4 है वो आपके पीएच के लिए जरूरी है। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो अगेन क्या होगा, फिनाइल एलानिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसने लिखा है कि जो बच्चे इस कंडीशन से मतलब ठीक नहीं होते, या वो बच्चे जिनको आप ठीक नहीं करते, वो इन्फेंसी के अंदर ही उनकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। और ये आपकी ए टिपिकल टाइप है। ये प्लीज आपने याद रखना है। उसके बाद फिनाइल एलानिन डेफिशिएंसी एम्ब्रियोपैथी है। ये बेसिकली आपकी क्लासिकल टाइप है। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन का लेवल जो है ना वो प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर बढ़ जाता है अगर आप उसको ठीक नहीं करते, अगर वो अनट्रीटेड रहता है। और फिर उसके बाद फिनाइल कीटोन यूरिया फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करा सकते हैं। हेड का साइज छोटा हो जाएगा, माइक्रोसेफली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी, और हार्ट डिफेक्ट हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। फिर उसने लिखा है कि इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं डायट्री मेजर के साथ। क्या मतलब है भाई, अगर एक बंदे की बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन की डेफिशिएंसी है, हाइड्रोक्सिलेज की, तो आप क्या करें, उसकी डाइट को ठीक करें। जो डाइट रिच है फिनाइल एलानिन से वो अवॉइड करें। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। स्क्रीनिंग हम लोग करते होते हैं जब बच्चा 2 से 3 दिन बाद, मतलब पैदा हो गया 2 से 3 दिन बाद उसकी स्क्रीनिंग करो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब बच्चा 1 से 2 दिन का होता है तब हम नहीं करते। यूजली हम लोग तीसरे चौथे दिन करते हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये होती है कि जो मिटरनल एंजाइम होते हैं ना, वो फीटल लाइफ के अंदर जो है ना वो कह सकते हो कि आप नॉर्मल आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो टेस्ट जो है ना वो कह लो कि हमें बताएगा कुछ नहीं। डेट्स वाइज जो है ना वो स्क्रीनिंग हम लोग करते होते हैं 3-4 दिन बाद। उसके बाद फाइंडिंग्स है, मतलब क्लिनिकल फीचर्स हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, माइक्रोसेफली, सीजर, हाइपोपिगमेंटेड स्किन क्यों होगी, मेलानिन नहीं होगा, एक्जिमा होगा, मस्टी बॉडी ऑर्डर है। ठीक है। फाइंडिंग्स आर रेयर ड्यू टू न्यूनेटल स्क्रीनिंग। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग न्यूनेटल अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें ये सिम्टम नहीं मिलते। ट्रीटमेंट क्या है, फिनाइल एलानिन को कम करो, टायरोसिन ज्यादा दो। ठीक है। उसने लिखा हुआ है सोया प्रोडक्ट, चिकन, फिश, मिल्क, इसके अंदर टायरोसिन ज्यादा होते हैं। BH4 सप्लीमेंट दो, ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि जो अरोमेटिक अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये मस्टी बॉडी ऑर्डर बनाते हैं। मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा, ये जो आपको ऊपर मैंने बताया फिनाइल एसीटेट, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म से फिर आपकी बॉडी के अंदर ये जो है ना वो मस्टी बॉडी ऑर्डर होगा। पेशेंट विद फिनाइल कीटोन यूरिया और वाइट स्वीटनर अस्पार्टेम। अब ये भी मैंने पीछे आपको बता दिया है कि अस्पार्टेम एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली ये फिनाइल एलानिन के अंदर convert हो सकते हैं। तो भैया आपने ये अवॉइड करने हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों की जो है ना वो डिजीज थी। ये आप लोगों को जो है ना वो पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो भाई ये आप लोगों ने फिनाइल कीटोन यूरिया का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर बच्चे को सीजर क्यों आएंगे, क्या रीजन होगी, कि आपकी बॉडी के अंदर जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरो है उनकी सिंथेसिस कम होगी। आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन कम होगा, सेरोटोनिन कम होगा। जब डोपामीन और सेरोटोनिन कम होंगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो एक्साइटेशन और इनहिबिशन पाथवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, वो एक्साइटेशन ज्यादा कराएगा। अगर आपके ब्रेन की एक्साइटेशन ज्यादा होगी तो आपको सीजर आएंगे। ये आपने याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए माइक्रोसेफली क्यों होगी, तो उसकी भी रीजन यही है कि आपकी बॉडी के अंदर जब फिनाइल एलानिन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होके क्या करेगा, आपके न्यूरॉन्स की प्रोलिफरेशन को, आपके माइलिन को डिस्टर्ब करेगा। उससे फिर आपके हेड का साइज छोटा हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्किन लाइट होगी, हेयर लाइट होंगे, ठीक है, ब्लू आईज होंगी। ये क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है, टायरोसिन नहीं होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, और टायरोसिन आपका फिनाइल एलानिन से बनता है। ये आपने याद रखना है। टायरोसिन डेफिशिएंट होने की वजह से मेलानिन, जो मेलानिन है वो नहीं बनेगा, उससे फिर हाइपोपिगमेंटेशन होगी। ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर पूछा जाए मस्टी बॉडी ऑर्डर क्यों होगा, तो आपने बताना है कि जो फिनाइल एलानिन ज्यादा है वो आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल कीटोन में जाएगा, जिसमें फिनाइल एसीटेट आता है। वो फिर बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिन है, जो स्वेट है, जो ब्रेथ है, उसके अंदर एक्सक्रीट होगा, जिससे फिर आपको ये स्मेल आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर एग्जाम में पूछा जाए बच्चे को एक्जिमा क्यों होगा, इसकी रीजन क्या है कि जो हाई फिनाइल एलानिन है ना,
वो क्या करता है, वो आपके स्किन बैरियर को जो है ना वो बेसिकली डिस्टर्ब कर सकता है, आपके इम्यून मॉड्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। उससे फिर आपको बार बार स्किन की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लाइक डर्माटाइटिस वगैरह का या एक्जिमा का। तो एक्जिमा या आपके पास डर्माटाइटिस है ना, ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें आपके इम्यून सिस्टम की मॉड्यूलेशन डिस्टर्ब होती है। बस इतना आप लोग याद रखो। तो ये भाई आप लोगों ने जो है ना वो टॉपिक अच्छे से अपनी बुक से देखने हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर जो है ना वो कल कंटिन्यू करेंगे।